पहला तोहफ़ा जो मैम को दिया वो कौन सा था? पहला तोहफ़ा तो मुझे ऐसे तो याद नहीं है, शायद गुलाब का फूल दिया होगा। अच्छा, मतलब और उनसे आपको पहला तोहफ़ा क्या मिला? उनसे तो लगातार तोहफ़े ही तोहफ़े मिले। उन्होंने मुझे लड्डू बना के भिजवाए थे, वो शायद उनकी तरफ से पहला तोहफ़ा था। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे दंपति से जो अधिकारी हैं, पति डीएसपी और पत्नी आरटीओ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीधी जिले में पदस्थ रही आरटीओ कृतिका नामदेव और उनके पति नीरज नामदेव जी के। नीरज नामदेव जी सीधी जिले में अभी महिला प्रकोष्ठ के पद पर पदस्थ हैं। इसके अलावा उन्होंने सतना जिले, सिंगरौली जिले और चुरहट जैसी कई जगह पर काम किया है और उनके कामों की काफ़ी प्रशंसा हुई है और काफ़ी सराहनीय कार्य किया है, काफ़ी प्रशंसा पत्र मिले हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं मिस्टर एंड मिसेस नामदेव से। नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल और आप सभी देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं मिस्टर एंड मिसेस नामदेव से। करते हैं मिस्टर नीरज नामदेव जी से और जानेंगे उनके ज़िंदगी के शुरुआती सफ़र से अधिकारी बनने के सफ़र तक और जानेंगे उनके वैवाहिक जीवन के बारे में भी। तो आइए बात करते हैं मिस्टर नीरज नामदेव जी से। सर, आपका एमपी लाइव न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। एमपी लाइव के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो जीवन की शुरुआत है या कैरियर की शुरुआत कहें कॉलेज के बाद, तो मैंने भी मीडिया को ही ज्वाइन किया। मैं ईटीवी न्यूज़ में एज अ असिस्टेंट वीडियो एडिटर मैंने ज्वाइन किया था। 2006 से 2010 तक मैं ईटीवी मध्य प्रदेश चैनल में था। उसके बाद मैंने रामू जी फिल्म सिटी में भी काम किया है। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ, तो मैं स्टोर कीपर के पद पर वहाँ पे 2 वर्ष काम किया। उसके बाद फिर मेरा आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ। लगभग 2013 से 2016 तक मैं वहाँ पदस्थ रहा। उसके बाद लगातार मैं पीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। 2010 में मैंने पहला इंटरव्यू दिया 2010 पीएससी का, जिसमें मेरा दुर्भाग्यवश सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने 2012 पीएससी में डीएसपी का पद प्राप्त किया और 2017 बैच का मैं राज्य पुलिस सेवा का अधिकारी हूँ। और पहली पोस्टिंग मेरी सतना ज़िले में हुई। सतना ज़िले के बाद मैं 1 वर्ष हॉक फोर्स में रहा, जो कि नक्सल विरोधी अभियान में कार्य करती है। उसके बाद मेरा एसडीओपी सिंगरौली के पद पे पदस्थापना हुई और वहाँ पे मैं लगभग 6 माह पदस्थ रहा। चूँकि मेरे कार्य करने का तरीका इस तरीके से है कि मैं किसी भी जगह पे ज़्यादा समय टिक नहीं पाता हूँ। लगभग मेरे 5 स्थानांतरण हो चुके हैं और पिछले 9 माह से मैं सीधी ज़िले में महिला अपराध शाखा में एज ए डीएसपी काम कर रहा हूँ। तो सर ने अपनी स्टोरी जो है बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बहुत ही जल्दी बता दी। तो सर ये बताइए, अभी तक आप कितनी नौकरियां कर चुके हैं, अगर गिनती में कहा जाए तो? नौकरी के विषय में ऐसा है कि ये लगभग मेरी कहना चाहिए 4थी नौकरी है। बाकी शासकीय सेवाओं में 17 नौकरियों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 17 नौकरी जी, लेकिन मैंने मतलब अलग अलग सेवाओं में मैं 4 शासकीय सेवाओं में रह चुका हूँ। 17 सरकारी जॉब, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। अगर हम सरकारी जॉब की बात करें तो एक ही जॉब के लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है, भाई उसी के पीछे दौड़ता रह जाता है। और सर का लक भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने 17 सरकारी जॉब उनको मिली। सर ये बताइए कि आपने काफ़ी काम किया, अभी तक का अगर आपका काम कहें जो आपने डीएसपी के पद पर रहते हुए कार्य किया, आपका सर्वश्रेष्ठ कार्य आपको क्या लगता है कि आपने अभी ये सर्वश्रेष्ठ काम किया है? मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं एसडीओपी सिंगरौली के पद पर था, तो एक दंपत्ति जो कि बुजुर्ग दंपत्ति थे, लगभग 70 वर्ष के थे। उनकी लड़की लॉकडाउन में जबलपुर में फंसी हुई थी। उनको दवाओं की अति आवश्यकता थी। वो बीपी के और हार्ट के पेशेंट थे। सिंगरौली में दवाएं नहीं मिल पा रही थी, घर से वो निकल नहीं पा रहे थे लॉकडाउन के कारण। इस कारण से मैंने वहाँ उनको जबलपुर से दवाएं पहुँचाई, जबलपुर से दवाएं मंगवाई। वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का अब तक का सबसे अच्छा कार्य मेरे द्वारा किया गया वही था। अच्छा, तो सर एक बात, अब आपके वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। आपकी लव मैरिज हुई है, लव मैरिज तो कृतिका जी से। कृतिका जी आपको अधिकारी बनने से पहले मिली या अधिकारी बनने के बाद?
देखिए, हम लोग दोनों का सिलेक्शन हो चुका था। मैं राज्य सेवा परीक्षा 2012 से चयनित हूँ और ये राज्य सेवा परीक्षा 2014 से चयनित है। तो हम लोगों की मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान हुई, आपस में एक दूसरे से चर्चा हुई और लगा कि नहीं, एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और चूँकि अलग अलग जाति से थे तो थोड़ा सा परिवार वालों को समझाने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, जैसे अमूमन सभी को होती है। और लास्ट में ये हुआ कि सभी लोग मान गए और काफ़ी अच्छे से शादी हुई। और अभी जैसा कि आपको 17 गवर्नमेंट जॉब मिली और आज का युवा जब हम देखते हैं तो वह एक ही जॉब में लग जाते हैं या फिर एक जॉब के लिए ही अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि हमें जीवन में पहले एक लक्ष्य तय करना चाहिए कि हमें जाना कहाँ पे। जैसे मेरा लक्ष्य था, मुझे पुलिस विभाग में आना था, एज अधिकारी सर्विस देनी थी, तो मेरा लक्ष्य शुरू से क्लियर था। लेकिन मैंने उसको पाने के लिए पहले से छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए। क्योंकि मुझे पता था कि मेरी पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने पहले एक गवर्नमेंट जॉब लेना उचित समझा। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे आगे और भी प्रयास करने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि छोटे छोटे मैंने लक्ष्य स्वयं के लिए निर्धारित किए कि इस वर्ष तक मुझे ये पाना है, इस वर्ष तक मेरा प्रयास ये रहेगा और इस वर्ष तक मुझे शादी करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में निर्धारित कर लें कि आप आगामी 5 साल का अपना एक विज़न सेट करें। इन 5 सालों में मैं स्वयं को कहाँ पाता हूँ। तब आप जब जो लक्ष्य उस 5 साल के हिसाब से बनाएंगे तभी आप वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे तो लक्ष्य बहुत सारे लोग बना लेते हैं कि मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, पर बन कुछ नहीं पाते हैं। यही मेरा कहना है जी। आज के युवा को हमारे चैनल के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसा कि कुश्मी क्षेत्र है, चूँकि मैं महिला अपराध का DSP हूँ, तो यहाँ पे लड़के लड़कियाँ काफ़ी कम उम्र में, नाबालिग आयु में यहाँ से भाग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो दुख है वो आपके माता पिता को होता है। और एक तो आयु कम होती है, समझ होती नहीं है, तो गलत दिशा में पड़ जाते हैं। तो ना तो उनका लक्ष्य प्राप्त हो पाता है, ना ही उन्हें प्यार मिल पाता है। एक क्षणिक कार्य है ये। क्षणिक रूप से तो आप प्रसन्न हो सकते हैं कि चलो मुझे अपना प्रेमी मिल गया, लेकिन वो अवस्था जो है वो आपके उस प्रेम को समझने की अवस्था नहीं होती है। तो पहले आप स्वयं को समझें, अपने माता पिता को समझें। माता पिता ने जो आपको जीवन दिया, 17-18 वर्ष दिए, तो उनको समझते हुए आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे जीवन में क्या करना है। जब वो आप लक्ष्य पा लें तब आप अपने काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जिससे विवाह करना चाहें, संविधान भी आपको इसको अनुमति देता है। यही मैं कहना चाहूँगा। दूसरा मेरा एक पढ़ाई के प्रति है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक सूत्र वाक्य देना चाहता हूँ कि मेहनत प्लस धैर्य बराबर सफलता। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी सतत दिशा में मेहनत करे और थोड़ा धैर्य रखे तो उसको निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। तो अभी हमने बात की मिस्टर नीरज नामदेव जी से और उन्होंने एक सफलता सूत्र बताया है कि मेहनत प्लस धैर्य और सफलता तभी आपको मिलेगी। और उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में बताया। और इसी के साथ आपको अभी आगे मैम से भी बात करवाएंगे। धन्यवाद। ये भी अच्छा चल रहा है। अच्छा सर, शादी के लिए जो होता है कि लोग अक्सर प्रपोज़ करते हैं, तो आपने भी प्रपोज़ किया? आपने प्रपोज़ किया या मैम ने? अब प्रपोज़ करने की बात तो ऐसा कुछ हमारे बीच प्रपोज़ जैसी स्थिति नहीं निर्मित हुई थी। मतलब आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आपने ये गाना सुना होगा, तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि आंखों से मौन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। तो बस पारिवारिक स्वीकृति प्राप्त करना शेष थी, तो पारिवारिक स्वीकृति प्राप्त करके दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तो अभी हमने बात की मिस्टर नीरज नामदेव जी से और अब हम बात कर रहे हैं उनकी पत्नी RTO कृतिका मोहटा नामदेव जी से। मैम, आपका स्वागत है MP लाइव न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, जो तैयारी का मोटो होता है वो आपका पहले से लक्ष्य निर्धारित था या किसी और जॉब को पाने के बाद आपने ये लक्ष्य निर्धारित किया? मेरा पूर्व से ही लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में आना है। ये ज़रूर है कि मुझे उसकी दिशा बाद में मिली।
पहली जॉब कौन सी? मेरी पहली जॉब थी बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग में। जब आपने तैयारी की कहाँ से? अगर इसको हम बेसिकली देखा जाए तो मैं अपने कॉलेज के दिनों में ही अपने लक्ष्य के प्रति सक्रिय हो गई थी। मैंने लगभग सेकेंड ईयर से ही इस विषय में ध्यान देना शुरू किया और जो बेसिक नॉलेज है उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा जब हुआ उसके बाद मैं जिला उज्जैन गई, वहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन की और एक मेरे मार्गदर्शक, मेरे शिक्षक आदरणीय नागेंद्र द्विवेदी सर रहे। उन्होंने मुझे इस दिशा में आगे बढ़ाया, इस विषय में मुझे ज्ञान दिया और कई चीज़ें उन्होंने मुझे सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों उन्होंने मुझे बताई और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं लगातार 4 साल मैंने मेहनत की और कुछ समय में इंदौर में भी रही और मैंने लगातार मेहनत करके सर्वप्रथम जो एग्ज़ाम पास की थी वो थी मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा। उसमें मैं पहले ही प्रयास में सफल हो गई थी, किंतु दुर्भाग्यवश मैं फिज़िकल में बाहर हो गई थी। उसके पश्चात मैंने पुनः उसी सेवा में प्रयास किया, लेकिन पुनः मैं फिज़िकल में बाहर हो गई। फिर मुझे लगा कि शायद मेरी जो दिशा है वो गलत है। उसके बाद मैंने बैंक में प्रयास किया। बैंक में भी, ग्रामीण बैंक में मैं रिटर्न एग्ज़ाम में मैं क्लियर हो गई, किंतु मेरिट लिस्ट में मैं असफल रही। फिर मुझे मेरे जो मार्गदर्शक है आदरणीय नागेंद्र द्विवेदी सर, उन्होंने कहा कि आपका जब लक्ष्य MPPSC आपने डिसाइड कर रखा है तो आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं, आप उसके प्रति एकाग्र रहे और उसी पे फोकस करें। और उन्हीं की बात मैंने पूरी तरीके से मानकर मैंने अपना पूरा जोर मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2013 में लगाया और उन्हीं का आशीर्वाद रहा, उन्हीं का माता पिता सभी का आशीर्वाद रहा कि मैं पहले ही प्रयास में सफल रही और मैंने एज अ CDPO रतलाम में ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद लगातार मैं 2016 तक 4 बार राज्य सेवा परीक्षाएं दी और चारों बार मैं अंतिम रूप से सिलेक्ट भी हुई। पहला CDPO का जॉब था आपका, तो मैम पहले जॉब से लेकर अभी तक में आपका सर्वश्रेष्ठतम कार्य आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि कोई सभी विभागों का मूल उद्देश्य होता है कि शासन की जो योजनाएं हैं उन्हें ज़मीनी स्तर पे सफल रूप से क्रियान्वित करवाना। इसलिए हम किसी भी विभाग की सेवा को कम या ज़्यादा आकलन नहीं कर सकते। केवल ये निर्भर करता है कि हम जो शासन के जो योजनाएं हैं, जो उनका मतलब कहेंगे कि जो भी उनकी है मतलब नीतियां है, उन्हें हम प्रशासनिक तौर पे लोगों तक कितना पहुंचा पाते हैं और उससे भी महत्वपूर्ण है कि लोगों को उन योजनाओं का सीधी तौर पे कितना लाभ मिल रहा है। तो मेरा हर विभाग में यही प्रयास रहा कि मैं जो योजनाएं संचालित है, जो कार्य मुझे उस पद के तौर पे, उस पद की हैसियत से मुझे दिए गए हैं, मैं उनके प्रति कितना न्याय कर रही हूँ, मैं अपने दायित्व का कितना निर्वहन अच्छे से कर रही हूँ। और मैंने जो भी मेरी नौकरी रही है उसमें मैंने प्रयास किया है कि मैं अपने दायित्व जो मुझे विभाग द्वारा सौंपे गए हैं उनका पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर सकूँ। जब मैम आप महिला हैं और फिर घर और ऑफिस दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाते? चूँकि ये आपका अच्छा प्रश्न है। मेरा अभी 4 माह का बालक है तो थोड़ा सा मुश्किल बिल्कुल होता है, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं महिला होने के नाते अपना गृहस्थ पारिवारिक जीवन भी संभाल पा रही हूँ। और मैं चूँकि प्रशासनिक सेवा में हूँ और एक जिम्मेदार पद पर हूँ, तो वो भी मैं प्रयास करती हूँ कि दोनों के साथ न्याय कर सकूँ। और मेरा प्रतिदिन यही प्रयास रहता है कि मैं अपने बच्चे को, अपने परिवार को भी उतना ही समय दे सकूँ जितनी उनको ज़रूरत है, और उतना ही समय में अपने ऑफिस में अपने आवेदकों को और जो मेरे विभाग से जुड़े हैं उन लोगों को दे सकूँ। और अभी तक ऐसी कोई समस्या आई नहीं है और आशा है कि नहीं आएगी। इसमें एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपका जो परिवार होता है, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है उसमें
एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता आप कहिए संयुक्त परिवार। हालांकि अभी ये जो है संयुक्त परिवार जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ कि आज भी मेरे घर में संयुक्त परिवार का अस्तित्व है और उसी का हम एक प्रकार से मुझे सहयोग है कि मेरे बच्चों को भी अच्छी परवरिश मिल रही है और मुझे अपनी नौकरी में भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी संस्कृति है इसे आगे जीवित रखा जाए। और बस आज के युवा को जो MPPSC क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले जो एक क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है कई चीज़ें परिवर्तित होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो पुराने लोग हैं वो कहते थे कि अरे हमारे समय की बात अलग थी। वही मैं कहना चाहूँगी कि आज का जो युग है काफ़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी के साथ कुछ जो चीज़ों का दुष्प्रभाव हुआ है युवा पीढ़ी का वो है मोबाइल। जो एक मोबाइल की संस्कृति है उसका बहुत दुष्प्रभाव हुआ है। कोई भी चीज़ होती है उसको हम कितने अच्छे तरीके या बुरे तरीके में यूज़ कर सकते हैं वो हम स्वयं पे निर्भर करता है। तो उसी के आधार पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप के पास जो भी संसाधन है, मान लीजिए कि आप संपन्न घर से है, गरीब घर से है, आपके पास जो संसाधन है आप उसका सकारात्मक दिशा में यूज़ करें, आप उससे भटके नहीं। यदि आपके पास मोबाइल है, आप अच्छे घर से हैं तो उस मोबाइल का आप अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। आप उसको सकारात्मकता उसमें देखें कि आप उससे क्या चीज़ें अर्जित कर सकते हो अच्छी, ठीक है। और उसके अलावा यदि आप सक्षम हैं, अच्छे हैं, आप दूसरों की मदद आपके माध्यम से कैसे कर सकते हैं, आप हमेशा ये सोचें। उसके अगर दूसरे पक्ष को देखें, यदि आप उतने अच्छे उससे नहीं हैं या आपके पास कुछ संसाधनों का अभाव है तो आप बिल्कुल भी हताश ना हो। आप ये सोचें कि आप अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से अपने जीवन में क्या पा सकते हैं और आप स्वयं को दूसरों से कभी भी कम आकलन ना करें। आप कभी भी संसाधनों के आधार पर तुलना ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रहे हो, है ना। क्या सबसे बड़ी जो बलवान चीज़ है आज वो है समय और ज्ञान, ठीक है। दोनों चीज़ आपके हाथ में है। आप इतना प्रयास करिए कि आपके मन में ये भावना ना रहे कि काश कि मैं ये कर लेता। उस काश शब्द को आप हटा दीजिए, आप अपना 100% दीजिए। यदि आप असफल होते भी हैं तो आपके मन में ये ना रहे कि अरे मैंने प्रयास नहीं किया। आपके मन में हमेशा ये रहे कि मैंने प्रयास किया था लेकिन नहीं हुआ, मैं और करूँगा। वो काश शब्द को अपने जीवन में ना आने दें, ठीक है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि काश शब्द अगर जीवन से हट जाए तो जो हमारा रिग्रेट रहता है जीवन के प्रति कि हमने ये कर लिया होता वो ना रहेगा। आपने जो MPPSC क्लियर किया है उसमें आपको प्री मेंस और इंटरव्यू में सबसे टफ क्या लगा? चूँकि 3 पक्ष है, तीनों का अपना अपना महत्व है। चूँकि मुझे तो 5 से 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि आपको मेंस पे काफ़ी अच्छा फोकस करना चाहिए, है ना। मेंस आपको अच्छा करना चाहिए, उसी पर आपका मतलब मेंस आपका क्या कह सकते हैं एक मध्यस्थ बिंदु है। उसके इस साइड प्री है, उसकी इस साइड इंटरव्यू है ना। दोनों ही आपकी व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको अच्छे विस्तृत गहराई से और विश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहिए। अगर एक अधिकारी के तौर पर अगर कृतिका मोहटा जी की बात करें, एक अधिकारी हटा दिया जाए, कृतिका मोहटा जी की हॉबीज़ क्या क्या है? मेरी हॉबीज़ तो मेरी जो हॉबी है, मुझे अपने घर का काम करना बहुत पसंद है और मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ मेरी विशेष कुछ भी हॉबी नहीं है। मुझे एक सरल व्यक्ति होना पसंद है। मैं आज भी ये मानती हूँ कि मेरी जॉब के पहले मैं जैसी लड़की थी आज भी मैं वैसी ही हूँ और यही बात मेरे परिवार के और मित्र लोग जब मुझे कहते हैं तो मुझे और अधिक प्रसन्नता होती है और मैं अपने पूरे जीवन में वैसी ही रहना चाहती हूँ अपने अंतिम समय तक।
बहुत ही अच्छी बात कही है दीदी ने कि वो अपने अंतिम समय तक वही रहना चाहती हैं जो वो पहले थी। एक अधिकारी के तौर पर उनके जीवन में कोई अंतर नहीं आया। अच्छा, अगर बात जैसा कि हीरो हीरोइन का बहुत ज़माना है और सबको पता है कि किसी ना किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता है। आपका फेवरेट हीरो या हीरोइन कौन? मेरे फेवरेट हीरो तो मेरे पति है और फेवरेट हीरोइन मेरी मम्मी। अच्छा, अब हम आपसे कुछ छोटे सवाल पूछेंगे, उसके आंसर आपको फटाफट से देने हैं, ठीक है? खाना बनाने में अब आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या आप सबसे अच्छा बना लेते हैं? सामान्य भोजन जो हम डेली करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी जो होता है, वही बनाना मुझे पसंद है और वही मुझे आता है। जी। सर से पूछा था कि पहला तोहफ़ा कौन सा दिया था दीदी को, उनको शायद गुलाब का फूल याद था। आपको क्या याद है पहला तोहफ़ा जो सर ने दिया? मुझे उन्होंने अपना मन समर्पित किया था, वही सबसे पहला तोहफ़ा है। मन समर्पित किया था। अच्छा, पहली सैलरी कितनी थी? मेरी एज CDPO मेरी पहली सैलरी लगभग 35,000 रुपये। गाड़ी चलानी कौन कौन सी गाड़ियाँ चला लेती हैं आप? मेरे पास मात्र 2 व्हीलर वो भी स्कूटी का लाइसेंस है और मुझे वही चलाना आती है। जी। और जैसा कि आपका छोटा सा बच्चा है, क्या नाम रखने वाली हैं आप उनका? क्या नाम रखा है आपने? उसका नामकरण जो हुआ है, विवान नामदेव नाम रखा है बालक का। अपने आने वाले जीवन में अभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप अधिकारी के पद पर हैं, सारी चीज़ें सुख सुविधा मौजूद है, अभी ऐसा कुछ लगता है कि किसी चीज़ की कोई कमी है? मुझे लगता है कि व्यक्ति की जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वो है स्वस्थ काया, और आज की जो जीवन शैली है उसमें जो खान पान की जीवन शैली हम कहेंगे बहुत अस्त व्यस्त है। तो मेरे लिए जो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, पहली है स्वस्थ काया और दूसरा है सुकून। एक अपने मन में संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास ये है, भले ही कुछ धन बस नहीं, हर चीज़ से मन में संतुष्टि होना चाहिए, और वही व्यक्ति की सबसे बड़ी संतुष्टि है कि सुकून और संतुष्टि आपके मन में हमेशा रहे। आपके जीवन का सबसे खास पल? सबसे खास पल वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन जब मेरी नौकरी लगी थी और जो मेरे पिताजी को मेरे प्रति खुशी थी, वो मेरे जीवन का सबसे खास पल है।